सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। कल मैं आपको धूल चैप्टर का रामविलास शर्मा के जीवन परिचय और उसके बाद उनकी साहित्यिक देन, उनकी रचनाएं और धूल चैप्टर का सारांश समझाया था। मैंने धूल के प्रति आजकल की जो वर्तमान सभ्यता है उनके मन में क्या है ये बात भी बताई थी। मैंने यहाँ तक भी बताया था कि लेखक जो था युवा यानी अपने जवानी के समय पर उन्होंने कुएं पहलवानी का जो क्या उन्होंने काम किया था, और पहलवान जब अखाड़े में लड़ता है तो वह लड़ते लड़ते क्या है कि वह पसीना तर हो जाता है और मिट्टी जो होती है अखाड़े की उससे ऐसे उसके शरीर से चिपक जाती है और जैसे लगता है कि कुआं से कोई जो कारीगर जो कुआं खोद करके है वह निकला हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिट्टी का महत्व क्या होता है। तो मिट्टी का महत्व यह है कि शरीर और मिट्टी को लेकर संसार में बहुत सारे लेखकों ने क्या उसकी चर्चा की है। असारता पर भी बहुत कुछ कहा गया है। जीवन के सभी सार जो है तत्व जो इसी में है, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श सब मिट्टी के ही देन है। धूल भी इसी मिट्टी की आभा है। मिट्टी सब जो धूल रस में है, मिट्टी की देह जो है धूल के प्राण में है। क्योंकि यह बात कहा है उन्होंने, किसी लेखक ने यह बात बताया है कि मिट्टी शरीर और मिट्टी को लेकर संसार में जितने भी लेखक और कवि ने सार और असार के महत्व को समझाया है, परंतु यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि जितने भी सार तत्व हैं सब जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जैसे जो कुछ भी है, पेड़ पौधे भी जो हैं वह मिट्टी में ही से जुड़े होते हैं। चाहे उन पे फूल लगते हों, उन फूलों में क्या है सुगंध आते हो, चाहे फल लगते हो उन फलों में क्या है रस आते हों, कहें ये सब सारी चीज़ें जो है मिट्टी में ही पैदा होते हैं। इसलिए कहें कि मिट्टी जो है, लोग क्या है अपने रूप के सौंदर्य को निखारने के लिए रामराज मिट्टी जो अपने चेहरे पर लगाते हैं तो वह भी मिट्टी ही होती है। माना कि बात जो है मिट्टी और धूल में एक अंतर है, लेकिन उतना अंतर नहीं है, सिर्फ उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में है, जितना देह और प्राण में है, और जितना चांद और चांदनी में है। और मिट्टी की आभा का नाम धूल है, और धूल जो है मिट्टी का एक रम रूप की पहचान उसकी धूल से होती है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको यह बताया कि कितना अंतर है, जैसे शब्द और रस में, जैसे क्या है देह और प्राण में। देह के अंदर जो प्राण है, अगर प्राण नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। फिर चांद और चांदनी में, चांद से ही चांदनी जुड़ी हुई है, अगर चांद है तभी चांदनी है। तो उसी तरह से यह जो मिट्टी है तभी उससे धूल के कण होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, क्या अनेक भाषाएं जो है गांव में, ग्रामीण भाषाओं में मिट्टी का बहुत क्या है अर्थ जो निकाले हैं कुछ लेखकों ने, लेकिन यह जो धूल जो है वह जो है गोधूली जो होती है गांव में देखने को मिलती है, शहरों में गोधूली देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि जब संध्या समय जब ग्वाले जो होते हैं, जब क्या अपने गायों को चरा करके जब ग्वाले जो अपने गायों को वन से चरा कर जब घर पे वापस लौटते हैं तो गायों के खुर से उड़ी हुई जो धूल जो होती है उनके पश्चात से और ग्वालों के यानी चलने से जो धूल उड़ती है तो वह उसको क्या है गोधूली कहा गया है। अब रह गई बात कि धूल क्या है। तो धूल तो वह है जो सूर्यास्त के पश्चात गांव में जो है गोधूली, और शिशु के मुख पर यानी जो ग्वाले जो होते हैं उनके या जो बच्चा जो होता है जो धूल में खेलता है और धूल की मिट्टी का कण जो उसके चेहरे पर जब लगता है तो, और धूल वह होता है जो फूल की जो पंखुड़ियों पर जब पड़ता है तो फूल का सौंदर्य बढ़ जाता है और बालक के चेहरे का सौंदर्य बढ़ जाता है। और गोधूली जब उड़ती है तो उस समय क्या उसका सौंदर्य कुछ और होता है। लेकिन गोधूली पर बहुत सारे कवियों ने लिखा है, अपने निबंध लिखा, कविताएं लिखा, लेकिन बात यह है कि गोधूली जो होती है गाँवों के हिस्से में पड़ी है, शहरों के हिस्से में नहीं पड़ी है। क्योंकि शहर में तो धूल नामी निशान ही नहीं है। अगर आंधी तूफान आता है तो धूल थोड़ा उड़ती है। शहर में तो गाय होती ही नहीं है, चरवाहे होते ही नहीं है, वे लोग गायों को चरवाने जाते ही नहीं है।
यह तो क्या है, गाँवों में गाय होती हैं, चरवाहे होते हैं, और उसको यह जो होता है हिस्सा जो होता है ये शहरों के हिस्से में नहीं पड़ी है गोधूली, बल्कि क्या है कि गोधूली जो है वह क्या है गाँव में हुई है। कहें कि और यह गायों के पद और गोपालों यानी गायों को जो पालन करने वाले चरवाहे जो होते हैं, ग्वाले जो होते हैं, कहें इनके पदों से ही उत्पन्न होती है। कहें गोधूली के पर एक क्या है, कवि ने लिखा था कि उसके किसी व्यक्ति के दुकान की ओपनिंग थी, यानी पुस्तक विक्रेता के, तो वो निमंत्रण पत्र दिया था और शाम को क्या ओपनिंग में लिखा था कि गोधूली के बेला पर आप मेरे यहाँ आने का आग्रह कीजिए। कहें कि देखिए बहुत सारे जो होते हैं कवि जो होते हैं, या शादी विवाह का निमंत्रण में भी लिखा होता है, कार्ड में लिखा होता है कि गोधूली के बेला पर आकर के हमारे घर पर पधार करके वर वधू को आमंत्रित कीजिए। यानी इस तरह से यह गोधूली जो होता है संध्या के ही समय गायों के ही पद से उड़ी हुई जो धूल होती है। अब विद्यार्थी मित्रों आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि धूल का महत्व क्या है। तो धूली के महत्व के विषय में लेखक बताया है कि जो धूली जो होती है, जो सती जो होती है, जिस देश में उसका जन्म होता है, वहाँ की मिट्टी को वह अपने माथे समझती है और उसको अपने माथे लगाकर अपने धन समझती है। योद्धा जो होता है, जो अपने भूमि अपने देश काल की ज़मीन पर आता है, तो उसको लगा करके अपने माथे लगाकर अपने आँखों से लगाकर अपना सहानुभूति और प्रेम जताता है। कि लेखक ने बताया था कि यूनान देश के जो यूलिसियस ने था, जब लंबे समय तक प्रवास पर गया था तो उसे अपना देश याद आने लगा। जब वह अपने देश में लौटा तो वहाँ की इथाका नामक जो स्थान जो है उसकी धूली को वह क्या अपने देश पे आकर इतना उसको हर्ष हुआ कि उससे रहा नहीं गया और उसकी धूल के वो अपने माथे लगाकर उसको चूमा था। कहीं यूक्रेन का जब उसको बंदी बनाया गया था तो वह क्या बंदी बनाने के बाद जब वो सजा भुगत करके जब वह छुटा तो वहाँ का एक लाल सैनिक ने श्रद्धा से आकर के अपने देश की धूल को वह स्पर्श किया था। तो विद्यार्थी मित्रों इसलिए कहा गया है कि धूल के प्रति जो होती श्रद्धा, भक्ति और स्नेह की एक चरम व्यंजना है, उसकी एक सीमा तक है और धूल से बढ़कर और कोई साधन क्या है। यहाँ तक कि घृणा, अनसूया आदि के लिए भी लोग कहते हैं, अगर कोई किसी से गुस्सा होता है तो कहते हैं कि मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा, और कहता है कि मैं तुम्हारी धूल झाड़ दूंगा। तो ये सब सारी जो क्रियाएं जो हैं, बातें जो होती हैं प्रचलित हैं। धूल का जीवन जो यथार्थ है, हकीकत है। धूली जो है यह एक कविता है, यानी धूल जो है ये जीवन का हकीकत शब्द जो है। धूली जो है कविता जब कवि लिखते हैं तो धूली शब्द का अपने कविता में प्रयोग करते हैं। मिट्टी चाहे भले ही काली हो, पीली हो, अलग जगह का अलग प्रांतों का मिट्टी का रंग जो होता है अलग अलग ही होता है, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे बहुत सारे रंगों की होती है। लेकिन धूली जो होती है वह शरद ऋतु के जो शरद के धुले हुए बादलों के जैसी होती है। किसान के हाथ में जो लगी हुई जो मिट्टी जो होती है उसकी छाई हुई जो है धूल जो होती है असली हीरे के समान है। तो विद्यार्थी मित्रों मैं आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि जिस हीरे से लिपटी हुई जो धूल जो होती है उसको लोग माथे लगाना हमको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी देशभक्ति जो है धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम तो इतना करना चाहिए कि उस पर अपने जन्मभूमि पर वहाँ पर पैर तो रखना चाहिए। किसान के चेहरे पर उसके हाथ पैर में लगी हुई जो मिट्टी जो होती है हमारी एक सभ्यता कहती है। किसान अपने देश की मिट्टी में अपने खेत में काम करता है, वह उसको जितना कांच से प्यार नहीं है लेकिन उतना जितना उसको अपने क्या है मिट्टी से प्यार होता है। इसलिए कहा गया है कि धूल भरे जो हीरे जो होते हैं वह धूल में ही दिखाई देते हैं। कहीं भीतर की कांति जो होती है, जो चमक जो होती है आँखों से लोगों को ओझल होती है। यह जो संसार जो है बाहरी चमक धमक को देखता है और अंदर की जो है कांति को, अंदर की चमक को क्या है वह नहीं देखता है। इसलिए हीरे जो होते हैं अमर होते हैं और एक दिन वह अपनी अमरता को वह प्रमाण देना चाहते हैं, क्योंकि किसान जो होता है वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है और अटूट मेहनत करने के बाद यह प्रमाणित कर देना चाहता है। जैसे हमारे देश के जो सैनिक जो हैं वह दिन भर सर्दी में, गर्मी में, धूप में वह अपना
प्रहारा देते रहते हैं। ये प्रमाण देना चाहते हैं कि जो हीरा जो होता है और टूट होता है, कभी टूटता नहीं है। इसीलिए कहा गया है, किसी कवि ने, किसी लेखक ने लिखा है कि हीरा वही जो घन चोट न टूटे, यानी घन माने हथौड़े से चोट करने पर भी जो हीरा जो होता है वह नहीं टूटता है। अर्थात इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद भी जो अपने पद से, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, वही जो है सच्चा जो होता है हीरा होता है। वे बल्कि उलट करके उसके ऊपर चोट करते हैं। कांच के ऊपर अगर हम चोट करेंगे तो कांच टुकड़ों में बिखर जाएगा, लेकिन हीरे के ऊपर चोट अगर हम करेंगे तो हीरा वह नहीं टूटेगा। इसलिए कांच और हीरा में इसी तरह से हम भेद को जान पाते हैं। लेकिन जो धूल भरी जो मिट्टी में जो हीरे होते हैं उसको ही क्या है गले लगाना सीखिए। इस तरह इस पाठ में विद्यार्थी मित्रों ने आपको, लेखक ने, रामविलास जो शर्मा ने मिट्टी के महत्व को समझाया है कि आज की जनरेशन जो है मिट्टी से बचना चाहती है, लेकिन हमें मिट्टी से दूर नहीं भागना चाहिए। ये हमारी जन्मभूमि है। कहा जाता है जननी जन्मभूमि जो स्वर्गादपि, यानी ये जननी और जन्मभूमि जो होती है स्वर्ग से भी महान है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से इस पाठ का यह सारांश है। अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।